लास्ट लेक्चर में लोगों ने स्टैंडिंग और स्टेशनरी वेव्स स्टार्ट किया था, और स्टैंडिंग स्टेशनरी वेव्स में ये बोला था कि स्टैंडिंग वेव्स कोई भी इंस्ट्रूमेंट अगर है, ठीक है, तो उस इंस्ट्रूमेंट में म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, तो दो टाइप के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हैं, जिसमें से एक टाइप है जिसमें वायर्स यूज होते हैं, गिटार हो गया या वायलिन हो गया, ठीक है ना। तो उन सभी में वायर के वाइब्रेशन से जो साउंड वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं, उनसे जो फ्रीक्वेंसीज प्रोड्यूस हो रही हैं, उन फ्रीक्वेंसीज का यहाँ पे मेनली डिस्कशन है, ठीक है। जनरेट कैसे होंगी? जनरेट ऐसे होंगी जब दो वेव्स अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही हों, जिनका एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी सेम हो, तो उनके सुपर पोजिशन से ये वेव जनरेट होगा। अच्छा, अब इस वेव को हम लोग बोल रहे हैं स्टैंडिंग और स्टेशनरी वेव, और ये जो वेव्स थी इनको हम लोग बोलते हैं प्रोग्रेसिव वेव। प्रोग्रेसिव आगे बढ़ती हुई नजर आएंगी, स्टैंडिंग ऐसा लगेगा एक ही जगह ऑसिलेशन हो रहे हैं। अच्छा, स्टैंडिंग वेव में एंटी नोड्स किनको बोलेंगे? एंटी नोड्स वो पॉइंट्स होंगे जहां पे मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हो रहा होगा, नोड्स वो पॉइंट्स होंगे जहां पे मिनिमम डिस्प्लेसमेंट हो रहा होगा। जैसे ये मैंने एक डायग्राम बनाया था, ये वाला डायग्राम क्लियर है? कोई डाउट इसमें बताओ? जो पॉइंट्स बिल्कुल भी ऑसिलेट नहीं हो रहे हैं कभी भी, उनको हम लोग नोड्स बोल रहे हैं, और जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड से ऑसिलेट हो रहे हैं उनको हम एंटी नोड बोल रहे हैं। नोड नोड के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम लोग λ/2 लिखते हैं, एंड दिस इज ऑल्सो कॉल्ड लूप लेंथ, ठीक है। एक लूप में जितने भी पार्टिकल हैं वो सारे के सारे सेम फेज में हैं, और कॉन्जिक्यूटिव लूप में जो पार्टिकल हैं उनके बीच में फेज डिफरेंस पाई का है। तो ये फर्स्ट पॉइंट था। इसके बाद जनरल इक्वेशन अगर है, तो जनरल इक्वेशन में पहला वाला जो एक्स वाला टर्म है वो एम्पलीट्यूड है, और दूसरा वाला टर्म जो है वो है ऑसिलेशन रिप्रेजेंट करेगा। तो इसके ऊपर हम लोगों ने कुछ प्रॉब्लम्स देखे थे, एंड देन मोड्स ऑफ वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग, फंडामेंटल, फर्स्ट हार्मोनिक, सेकंड हार्मोनिक, ये सब क्लियर था? बताओ। एंड वन एंड फिक्स्ड, वन एंड फ्री, बोलो। तो इसमें आगे बढ़ते हैं, इसमें आगे नोट करके एक पॉइंट लिखते हैं। नोट करके एक पॉइंट लिखते हैं। पहले पॉइंट में सोनोमीटर वायर। सोनोमीटर क्या है? सोनोमीटर वायर क्या है? सोनोमीटर वायर जो है वो एक तरह का सिंपल वायर ही है, जिसमें हम लोग ये स्टैंडिंग वेव वाले एक्सपेरिमेंट करते हैं। ठीक है, तो क्या सेटअप होता है इसका जरा देखना। सोनोमीटर वायर में जो टेंशन है, वायर में टेंशन हम लोग जनरेट करते हैं बाई हैंगिंग अ पर्टिकुलर मास, ठीक है। और वो वायर हो गया इस तरह से। तो ये तो सिंपली पुली मास सिस्टम है। अच्छा, कितना टेंशन जनरेट होगा? तो कितना टेंशन जनरेट होगा क्या इस बात पे डिपेंड करेगा कि मास हमने कितना सस्पेंड किया हुआ है, बोलो। तो ये तो हो गया वायर। और फिर क्या करते हैं इस सोनोमीटर के ऊपर, इस वायर का लेंथ ऑल्टर करने के लिए, लेंथ ऑल्टर करने के लिए मतलब, क्योंकि लेंथ अगर हम चेंज करेंगे तो क्या फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी चेंज होगी, तो उसके लिए इस वायर के ऊपर दो मूवेबल ब्रिज रहते हैं, ठीक है ना। ठीक है, ये हो गया ब्रिज B1, ब्रिज B2। दीज आर मूवेबल ब्रिजेस, ठीक है। अच्छा, इन ब्रिजेस को हम जहां भी रखेंगे उसके हिसाब से ये वायर अलग अलग सेगमेंट में डिवाइड हो जाएगा। जैसे ये वाला लेंथ L1 हो गया, ये वाला लेंथ L2 हो गया, ये वाला लेंथ L3 हो गया। नॉर्मली जहां पे ब्रिज आएगा, जहां पे ब्रिज कनेक्ट होगा, उस पॉइंट पे डेफिनेटली नोड बनेगा, क्योंकि वो पॉइंट एक तरह से ये हो जाता है जो वायर का डिस्प्लेस नहीं होगा, क्योंकि वो ब्रिज के साथ कॉन्टैक्ट में है, ठीक है ना। और जहां पे फिक्स है वहां पे तो नोड रहेगा ही रहेगा, ध्यान से देखो। तो अब ऐसा होगा कि ये वाला जो पहला वाला वायर है इसका फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी न्यू 1 होगा, इसका फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी न्यू 2 होगा, और इसका फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी न्यू 3 होगा। तो बता सकते हो इनकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसीज की वैल्यू क्या होगी? हम्म जैसे न्यू 1 को हम लोग क्या लिखेंगे? न्यू 1 को लिखेंगे भाई, होता है V/2L1। तो ये आ जाएगा 1/2L1 √T/μ। देखो ध्यान से। इसी तरह से V2 लिखेंगे न्यू 2, तो ये होगा 1/2L2
अंडर रूट ऑफ टी बाई म्यू, और एक होगा न्यू 3, तो न्यू 3 हो जाएगा 1/2L3 अंडर रूट ऑफ टी बाई म्यू। तो तुम ध्यान से देखो, ये जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसीज हैं ये सबकी अलग अलग आ रही हैं, एंड अगर हम इन फंडामेंटल फ्रीक्वेंसीज का रेशियो देखें कि ये वायर कौन सी फ्रीक्वेंसीज में ऑसिलेट होंगे, तो इन फंडामेंटल वायर्स की फ्रीक्वेंसीज का जो रेशियो है वो उनके लेंथ के इनवर्स रेशियो के प्रोपोर्शनल आएगा, लेंथ के इनवर्स रेशियो के प्रोपोर्शनल आएगा। ध्यान से देखो, तो ये एक पॉइंट यहाँ पे ध्यान रखने वाला हो गया। ठीक है, तो व्हाट इज सोनोमीटर वायर, व्हाट आर सोनोमीटर ब्रिजेस, ये सब क्लियर है, क्वेश्चन में लिखा होगा तो समझ में आ जाएगा ना, बोलिए। यस सर। देन सेकेंड पॉइंट एक छोटा सा है इसमें, सेकेंड पॉइंट ये है कि व्हेन टू different when two different wires having fundamental frequencies as ν1 and ν2 respectively, ठीक है, vibrates in unison। यूनिसन का क्या मतलब है, क्यों भाई? then the minimum frequency at which both will resonate is LCM of ν1 and ν2। क्या मतलब है, जरा इस लाइन का मतलब समझते हैं। देखो, यूनिसन का तो मतलब होगा सेम फ्रीक्वेंसी, यूनिसन का मतलब है सेम फ्रीक्वेंसी। अब देखो, अभी हम लोगों ने एक लास्ट चैप्टर में एसएचएम में एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था ना, डैम्प्ड एंड फोर्स्ड ऑसिलेशन। तो फोर्स्ड ऑसिलेशन में एक बात ये बोली थी कि जब भी किसी सिस्टम को हम एक ऐसे फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट कराएंगे जो उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से मैच करेगा, देन दिस कंडीशन इज कॉल्ड कंडीशन ऑफ रेजोनेंस। और कंडीशन ऑफ रेजोनेंस में वायर्स का जो एम्पलीट्यूड होगा, मतलब एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन जो होगा, वो इट बिकम्स वेरी लार्ज। मालूम है ये बात? तो देखो, ये जो फ्रीक्वेंसीज मैंने निकाली हुई हैं, ν1 ν2 ν3, ये बेसिकली इन वायर्स की नेचुरल फ्रीक्वेंसी है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी जिसपे ये वायर रेजोनेट होंगे। अब अगर हम इनको एक्सटर्नली वाइब्रेट कराते हैं थ्रू अ ट्यूनिंग फॉर्क या मैनुअली, तो अगर नेचुरल फ्रीक्वेंसी एक्सटर्नल वाली फ्रीक्वेंसी के इक्वल होगी तब हम बोलेंगे कि ये वायर्स रेजोनेट हो रहे हैं। अब जैसे इस वायर का फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ν1 है, तो ये कौन कौन सी फ्रीक्वेंसी पे रेजोनेट होगा, तो ये ν1 पे भी होगा, 2ν1 पे भी होगा, 3ν1 पे भी होगा, 4ν1 पे भी होगा, क्योंकि ये सारे इसके हार्मोनिक्स बनेंगे। ऐसे ही इस वायर के लिए भी होगा और ऐसे ही इस वायर के लिए भी होगा। अब अगर हमें पूछा जाए कि ऐसे दो वायर हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी अलग अलग है, तो वो दोनों कौन सी कॉमन फ्रीक्वेंसी पे रेजोनेट होंगे, यानी एक ऐसी फ्रीक्वेंसी जिसपे दोनों रेजोनेट हो। फॉर एग्जाम्पल, ν1 की वैल्यू अगर मैं कहूं 30 हर्ट्ज है और ν2 की वैल्यू मैं कहूं 40 हर्ट्ज है, तो बताओ कि कौन सी ऐसी कॉमन फ्रीक्वेंसी होगी जिसपे दोनों रेजोनेट हो, दोनों का वो कोई ना कोई मॉड बन रहा हो। क्यों भाई? तो सीधे सीधे इन दोनों वैल्यूज का एलसीएम बोल सकते हैं। एलसीएम कितना बनेगा? 120 हर्ट्ज। तो 120 हर्ट्ज का मतलब ऐसा है कि 30 हर्ट्ज वाला जो है ये फोर्थ हार्मोनिक में ऑसिलेट होगा। क्यों भाई? और ये जो 40 हर्ट्ज वाला है ये थर्ड हार्मोनिक में ऑसिलेट। ध्यान रहेगी बात, बताओ। अगर दो सेम फ्रीक्वेंसी पे रेजोनेट हो रहे हैं तो इसका मतलब यही होगा कि उनकी फ्रीक्वेंसी सेम है। तो अगर उनके फंडामेंटल फ्रीक्वेंसीज हमें मालूम है तो कौन से फ्रीक्वेंसी पे वो रेजोनेट होंगे, तो वो बेसिकली एलसीएम ऑफ ν1 एंड ν2 बनेगा। तो ये एक छोटी सी बात है जो कई जगह यूज होगी इसमें। बोलिए, क्लियर है? इस पे क्वेश्चन एक दो करते हैं पहले।
देखो जैसे क्वेश्चन है नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखो इस केस में क्या है, मासलेस रॉड बी डी इज सस्पेंडेड बाई टू आइडेंटिकल मासलेस स्ट्रिंग्स ए बी एंड सी डी, ठीक है, ऑफ इक्वल लेंथ। अ ब्लॉक ऑफ मास एम इज सस्पेंडेड फ्रॉम पी सच दैट डिस्टेंस इज इक्वल टू एक्स। अब कह रहा है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ द लेफ्ट वायर इज ट्वाइस द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ राइट वायर, देन द वैल्यू ऑफ एक्स इज, ठीक है। अब देखो इस x की वजह से क्या है, इधर का टेंशन T1 अलग है, इधर का टेंशन T2 अलग है, लेकिन दोनों वायर आइडेंटिकल है, दोनों का लेंथ भी आइडेंटिकल है। तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वायर हम क्या लिखते हैं, क्या इसको 1/2L अंडर रूट ऑफ टी बाई म्यू लिखते हैं। तो इसका मतलब ये जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है ये टेंशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि लेफ्ट वाले का फंडामेंटल राइट वाले से ट्वाइस है, यानी कि जो न्यू वन है वो 2 टाइम्स न्यू टू है। तो न्यू वन कितना होगा, तो न्यू वन के लिए लिखेंगे तो ऐसे बोल सकते हैं कि जो अंडर रूट T1 है वो 2 टाइम्स अंडर रूट T2 है। तो यहाँ से आ जाएगा T1 इज इक्वल टू 4T2। तो ये इक्वेशन 1 हो गई। अब इसमें क्या करो, पॉइंट P के अबाउट टॉर्क बैलेंस कर दो, क्योंकि टेंशन अलग अलग है टॉर्क की वजह से। तो बैलेंसिंग टॉर्क्स अबाउट P, तो अबाउट P अगर बैलेंस करेंगे तो T1 का टॉर्क होगा T1 इंटू एक्स, और T2 का टॉर्क होगा T2 इंटू एल माइनस एक्स, क्यों भाई। तो T1 इक्वल टू 4T2 रख दो तो ये आ जाएगा 4x इज इक्वल टू एल माइनस एक्स। तो x की वैल्यू L/5 आ रही है। बोलिए, कर लिया था बाकी लोगों ने? हम्म, हम्म, कर लिया था बाकी लोगों ने, बताइए। कुछ डाउट है तो बोलिए। सर हाँ, सर वो आपने बोला था कि यूनिसन का मतलब होता है कि सेम फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करें, लेकिन सर हमने तो न्यू वन और न्यू टू अलग अलग लिया है ना। तो उसने ये थोड़ा ना कहा है कि दोनों सेम फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट हो रहे हैं, उसने ये तो कहा ही नहीं ना। उसने सिंपली ये कहा कि इस वक्त लेफ्ट वायर की जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है वो राइट वाले वायर की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का डबल है। तो दोनों का फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी अलग क्यों है, तो दोनों का फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी अलग इसलिए है क्योंकि दोनों का टेंशन अलग अलग है। हम्म, बात समझ में आई? नहीं, नहीं सर, इस क्वेश्चन में नहीं सर, जो आपने ऊपर पॉइंट लिखवाया है उसमें। हाँ, सर उसमें यूनिसन का क्या सिग्निफिकेंस है? हम तो उसके बिना भी ये एलसीएम यूज कर लेते थे ना। यूनिसन का मतलब ये कि वाइब्रेट तो यूनिसन में ही करेंगे ना, दोनों वाइब्रेट कर रहे हैं सेम फ्रीक्वेंसी पे, तो इसका मतलब है कि वो फ्रीक्वेंसी सेम होगी। ठीक है ना। देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो, क्लियर हो जाएगा। ये क्लियर है क्वेश्चन, नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अच्छा क्वेश्चन है, HCV का ही है बट अच्छा क्वेश्चन है, देखो। अब जैसे इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि व्हाट कुड बी द मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ अ ट्यूनिंग फॉर्क फॉर विच सिस्टम ऑसिलेट्स स्टैंडिंग वेव्स कैन बी प्रोड्यूस। तो स्टैंडिंग वेव कैन बी प्रोड्यूस का मतलब यही है कि दोनों ही वायर वाइब्रेट हों और यूनिसन में होंगे इस बार, सेम फ्रीक्वेंसी पे। हाँ, बताओ इसमें किया कुछ। सर इसमें V1 और V2 का पहले रेशियो लेना निकालना होगा। अब यहाँ पे तुम ध्यान से देखो अगर, तो इसका फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी न्यू 1 और इसका फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी न्यू 2 अलग अलग आएगा। तो हम एक काम करते हैं, न्यू 1 न्यू 2 अलग अलग निकालते हैं, क्या बनेगा। तो न्यू 1 की वैल्यू बनेगी 1/2L1 अंडर रूट ऑफ टी बाई म्यू, और म्यू को लिखेंगे ρ1 A1। बताओ, तो ये वैल्यू जरा बताओ सॉल्व करके क्या आती है।
1/2L1, तो 2L1 की जगह होगा 0.8 और अंडर रूट ऑफ टी बाई म्यू, तो टी दिया हुआ है 40 डिवाइडेड बाई डेंसिटी, डेंसिटी दिया हुआ है ना, स्टील का डेंसिटी है 7.8, तो अगर केजी पर मीटर क्यूब में लिखेंगे तो इंटू 3 कर देंगे, देखो, और इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ स्टील क्या दिया है 1 mm², तो ये हो जाएगा 10⁻⁻⁶, तो ये वैल्यू निकालो कितनी आती है। ये वैल्यू कितनी निकल के आती है। और इसी तरह सेकंड वायर के लिए निकालो, सेकंड वायर के लिए फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होगी 1/2L2, अगेन अंडर रूट ऑफ टी अपॉन ρ2 इंटू A2, तो ये आ जाएगी 1/2 इंटू 0.6 इंटू अंडर रूट ऑफ 40 डिवाइडेड बाई डेंसिटी एल्यूमिनियम के लिए 2.6 हो जाएगी इंटू 10⁻3, और क्रॉस सेक्शन एरिया एल्यूमिनियम के लिए 3 है, तो 3 इंटू 10⁻⁻6 आएगा, देखो। तो वैल्यू कितना डिफरेंस आ रही है, पता नहीं, पॉइंट में आ रहा है आंसर, क्यों भाई? मेरा आंसर पॉइंट में आ रहा है, तुम्हारा ही पॉइंट में आ रहा है। ये वाला आ रहा है 44.75 मान लो, ठीक है, और ये वाली वैल्यू आ रही है ये आ रही है 59.67 हर्ट्ज। अप्रोक्सीमेट कर दें क्या, ये वाली हो गई अप्रोक्सीमेटली 45 हर्ट्ज और ये वाली हो गई अप्रोक्सीमेटली 60 हर्ट्ज, तो इन दोनों का एलसीएम क्या बनेगा, एलसीएम ऑफ 𝜇1 एंड 𝜇2, क्यों भाई? बोल सकते हैं 120 हर्ट्ज, 120 हर्ट्ज कितना, 180 हर्ट्ज, देखो 180 हर्ट्ज आएगा अप्रोक्सीमेटली। बताओ क्या डाउट है इसमें? सर हाँ सर इसमें ऐसे कर सकते हैं कि स्टैंडिंग वेव्स बनानी है पूरी वायर में, यानी कि दोनों की फ्रीक्वेंसी को सेम कर दें सर, V1/2L अंडर रूट टी बाई म्यू इक्वल्स टू V2/2L अंडर रूट टी तो वो बाई। इक्वली नहीं है, तुम वैसे नहीं कर सकते हो, दूसरा एक तरीका है करने का, जो तुम बोल रहे हो उसको करने का एक दूसरा तरीका है, देख लो क्या है वो। मेथड 2 में हम लोग ये बोलेंगे कि हमको ये नहीं मालूम है कि कौन से वायर में कितने लूप बन रहे होंगे, ठीक है, तो हम ऐसे बोल सकते हैं, ऐसे एज्यूम कर लेते हैं कि लेट्स से ये स्टील है और ये एल्यूमिनियम है, तो हम ये मान लेते हैं कि सपोज इसमें बन रहे हैं एम लूप्स, क्योंकि ये नोड है ना, और इसमें बन रहे हैं एन लूप्स, तो एम और एन नहीं मालूम है कि इसका कौन सा एम और इसका कौन सा एन मैच करेगा, ठीक है। अब ये डिस्टेंस हमको मालूम है 80 सेंटीमीटर और ये डिस्टेंस मालूम है हमको 60 सेंटीमीटर, तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि m टाइम्स, ध्यान से देखना, λ1/2 इज इक्वल टू 80 सेंटीमीटर और n टाइम्स λ2/2 इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अगर हम m अपॉन n निकालें तो m अपॉन n की वैल्यू हो जाएगी 4/3 और इंटू λ2/λ1, और λ2/λ1 को क्या लिख सकते हैं, क्या हम v2/v1 लिख सकते हैं, क्योंकि फ्रीक्वेंसी सेम है, और v2 और v1 की वैल्यू निकाल के रखो यहाँ पे, तो v2 बनेगा अंडर रूट ऑफ
टी अपॉन रो वन ए वन, सॉरी रो टू ए टू, और वी वन बनेगा अंडर रूट ऑफ टी अपॉन रो वन ए वन। अब यहाँ क्वेश्चन में रो वन ए वन और रो टू ए टू की वैल्यू सेम दी हुई है, टी भी सेम है, तो एक्चुअली वेलोसिटी सेम ही हो गई, तो ये 4/3 आ जाएगा। ठीक है ना, 4/3 आने का मतलब है कि स्टील वाला वायर फोर्थ हार्मोनिक में है और एल्यूमिनियम वाला वायर थर्ड हार्मोनिक में है। तो चाहे स्टील का फोर्थ हार्मोनिक की वैल्यू निकाल दो या एल्यूमिनियम वाले की थर्ड हार्मोनिक की वैल्यू निकाल दो। तो अगर हम फोर्थ हार्मोनिक ऑफ स्टील वायर निकालें तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 टाइम्स फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 1/2 L1 इंटू अंडर रूट ऑफ, कैलकुलेट तो करना ही पड़ेगा, टी अपॉन रो वन ए वन। तो ये वैल्यू आ जाएगी 180 हर्ट्ज के आसपास। ये एक तरीका हो सकता है। देखो यही कह रहे थे, यस सर। बट उसमें मालूम नहीं है ना कि न्यू वन न्यू टू का कौन सा मल्टीपल मैच करेगा, तो एज्यूम करके चलना पड़ेगा कि लेट अस एज्यूम इसका mth वाला और इसका nth वाला मैच कर रहा है। क्यों यस भाई, सर। क्लियर है, बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन दो, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट में से है ये, समझ लो। देखो नेक्स्ट, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखो इसमें कह रहा है, अ सोनोमीटर वायर रेजोनेट्स विद अ गिवन ट्यूनिंग फॉर्क फॉर्मिंग स्टैंडिंग वेव्स विद 5 एंटी नोड्स बिटवीन दी टू ब्रिजेस। तो 5 एंटी नोड्स का मतलब हो गया 5 लूप बन रहे हैं, फिफ्थ हार्मोनिक है, व्हेन अ 9 kg मास इज सस्पेंडेड। तो ऐसे बोल सकते हैं and when this mass is replaced by another mass, wire resonates with same tuning fork forming 3 anti nodes। तो देखो वायर की फ्रीक्वेंसी अगर हम निकालें तो अगर 5 बन रहे हैं तो इसको लिखेंगे 5/2L अंडर रूट ऑफ टी बाई म्यू, और टी की जगह क्या हम लोग 9G लिख सकते हैं। और बाद में कह रहा है कि 3 लूप बन रहे हैं, वायर वही है, फ्रीक्वेंसी वही है, मास चेंज कर दिया है, तो मास हो गया है mg बाई म्यू। तो यहाँ से देखो एक ही लाइन में एम आ जाएगा, कितना आता है 25। 25 kg। बताओ कर लिया था सभी ने या नहीं, बोलिए कोई डाउट है तो। और देखो कई सारे क्वेश्चन हैं ऑलमोस्ट सेम कॉन्सेप्ट पे ही, बल्कि नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए एक छोटा सा फॉर्मूला यूज होगा कि अगर कोई भी बॉडी किसी लिक्विड में सबमर्ज्ड है, क्यों भाई, तो उसके ऊपर बॉइंट फोर्स कितना लगता है, फॉर्मूला मालूम है। एरो जी। जैसे मान लो कि ये m मास का बॉडी है और इसका डेंसिटी सिग्मा है, और बाहर जो है वो उसका डेंसिटी रो है, तो इसके ऊपर जो एफ अप लगेगा बॉइंट फोर्स, उस बॉइंट फोर्स की वैल्यू होती है वॉल्यूम ऑफ बॉडी इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू जी। तो वॉल्यूम ऑफ बॉडी की जगह हम लोग लिख सकते हैं m बाई सिग्मा। बॉडी का वॉल्यूम निकालना है तो बॉडी के मास में बॉडी की डेंसिटी से डिवाइड कर सकते हैं, इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू जी। तो इतना ये कॉन्सेप्ट यूज होगा इसमें। और फ्लूइड्स में तो खैर डिटेल में पढ़ेंगे ही, फिलहाल यूज करना है तो यूज कर लो ये फॉर्मूला। ठीक है, देखो करो। देखो इसमें क्या करेंगे, कह रहा है सोनोमीटर वायर फिक्स्ड एट वन एंड हैज अ सॉलिड मास m हैंगिंग फ्रॉम इट्स अदर एंड टू प्रोड्यूस टेंशन। ठीक है, इट इज फाउंड दैट 70 सेंटीमीटर ऑफ लेंथ ऑफ वायर प्रोड्यूसेस सर्टेन फंडामेंटल फ्रीक्वेंसीज व्हेन प्लग्ड। ठीक है, तो पहले केस में इक्वेशन बनेगी न्यू इज इक्वल टू, अब 70 सेंटीमीटर है तो 1/2L, ठीक है, और अंडर रूट ऑफ टी बाई म्यू।
तो टी की जगह आ जाएगा कैपिटल एम जी अपॉन म्यू, इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। फिर सेकंड केस में कह रहा है व्हेन द सेम मास इज हैंगिंग इन वाटर कंप्लीटली समर्ज्ड, इट इज फाउंड दैट द लेंथ ऑफ वायर हैज टू बी चेंज्ड बाय 5 सेंटीमीटर इन ऑर्डर दैट इट विल प्रोड्यूस सेम फ्रीक्वेंसी। अब ये बताओ कि अगर हम वाटर में किसी बॉडी को डालेंगे तो टेंशन जो वायर में होगा वो रिड्यूस होगा या इंक्रीज होगा, ये बताओ। रिड्यूस। भाई एम की वैल्यू रिड्यूस हो जाएगी। अभी बताओ कि फ्रीक्वेंसी सेम रखनी है, एम की वैल्यू रिड्यूस हो गई है, तो लेंथ को क्या करना होगा, लेंथ को रिड्यूस करना होगा या इंक्रीज करना होगा। रिड्यूस। फ्रीक्वेंसी सेम है, फ्रीक्वेंसी सेम है, मास रिड्यूस हो गया है, टेंशन रिड्यूस हो गया है, तो लेंथ को क्या करना होगा। उसने कहा 5 सेंटीमीटर चेंज करना दिया है, बढ़ाया घटाया ये नहीं बताया उसने। तो पॉइंट वो जो 70 सेंटीमीटर है वो कम किया गया होगा या बढ़ाया गया होगा। डिक्रीज किया गया होगा ना भाई, मास डिक्रीज हो रहा है, तो अगर यस सर। डिक्रीज होगी तो इनका जो रेशियो है वो कांस्टेंट रह सकता है। बोलो, तो हम क्या करेंगे सेकंड में, न्यू इज इक्वल टू 1/2 इंटू, तो बाद में क्या ये 0.65 हो जाएगा, एंड अंडर रूट ऑफ, अब टी की जगह क्या आएगा, तो अब देखो नया वाला जो टी होगा वो एम जी माइनस एफ अप होगा एक तरह से। अच्छा एफ अप की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो एफ अप को हम लोग लिख सकते हैं एम अपॉन डेंसिटी ऑफ बॉडी इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू जी। क्यों भाई, लिख सकते हैं डायरेक्ट ऐसे। डेंसिटी ऑफ वाटर मैंने 1 ले लिया, 1 ग्राम पर सीसी, तो यहां से ये वैल्यू आ जाएगी एम जी ब्रैकेट 1 - 1 बाई रो, ऐसे ही छोड़ देते हैं, तो ये ऊपर आएगा एम जी ब्रैकेट 1 - 1 बाई रो एंड अपॉन म्यू। तो मुझे लगता है इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों का राइट हैंड साइड इक्वेट करो तो यहां से रो निकल आएगा। बताओ कहीं डाउट है तो ये आ रहा है 7.26 ग्राम पर सीसी। बताइए कोई डाउट है तो। क्लियर हुआ। क्यों भाई, ठीक है। तो ये नोट में कुछ पॉइंट्स पढ़ रहे थे हम लोग, नोट में .1 .2, ठीक है ना। इसी में आगे फिर बढ़ते हैं, एक पॉइंट और है रिलेटेड टू स्टैंडिंग वेव्स, ठीक है। और एक नेक्स्ट हेडिंग पड़ेगा एनर्जी इन स्टैंडिंग वेव्स। एनर्जी इन स्टैंडिंग वेव्स। अब देखो एनर्जी स्टैंडिंग वेव में एक बात बोलते हैं, स्टैंडिंग वेव के केस में नेट ट्रांसफर ऑफ एनर्जी इज जीरो, क्योंकि जितनी एनर्जी राइट से लेफ्ट में आ रही है उतनी एनर्जी लेफ्ट से राइट में जा रही है, तो अल्टीमेटली देर इज नो नेट ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन एंड ऑफ स्ट्रिंग टू अनदर एंड ऑफ द स्ट्रिंग। लेकिन विद इन दी लूप, मतलब एक लूप से एनर्जी दूसरे लूप में ट्रांसमिट नहीं होती है, लेकिन एक लूप के अंदर थोड़ा बहुत ट्रांसफर होता है एनर्जी का, एनर्जी का पोटेंशियल, पोटेंशियल का काइनेटिक, इनमें कन्वर्जन भी होता है। तो वो डिस्कशन हम लोगों को करना है। तो इसमें सबसे पहले लिखेंगे, सबसे पहले इसमें लिखेंगे देयर इज नो नेट ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम one end to the other end, but there is some energy transfer between nodes and antinodes within the same loop.
ठीक है, तो वो हमें जरा पता करना है। अब देखो, जैसे मान लेते हैं कि कोई स्ट्रिंग है और वो जो स्ट्रिंग है वो सपोज स्ट्रिंग के जो पार्टिकल हैं वो एक्सट्रीम पोजीशन पे हैं। ठीक है, ये वाला पॉइंट हो गया सपोज नोड, ये भी हो गया नोड, और ये हो गया एंटी नोड। इस वक्त सारे के सारे पार्टिकल एक्सट्रीम पोजीशन पे हैं। तो जरा बताओगे इन पार्टिकल्स की वेलोसिटी क्या होगी इस वक्त? क्यों भाई, ये मैंने डायग्राम बनाया है कि ऑल पार्टिकल्स आर एट एक्सट्रीम पोजीशन, सारे पार्टिकल्स एक्सट्रीम पोजीशन पे हैं इस वक्त। फिर नीचे आएंगे तो मीन पे भी आएंगे, नेगेटिव एक्सट्रीम पे भी जाएंगे, अभी पॉजिटिव एक्सट्रीम पे हैं। तो मुझे बताओ कि इस वक्त इन पार्टिकल्स की वेलोसिटी क्या है? क्यों भाई, क्या ऐसे बोलेंगे कि इस वक्त पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी 0 है? बताओ। तो अभी इस वक्त ऐसे बोल सकते हैं ना कि टोटल एनर्जी जो भी इस स्ट्रिंग की है वो पोटेंशियल एनर्जी के बराबर है। बताओ, और बताओगे कि पोटेंशियल एनर्जी कहाँ मैक्सिमम यस होगी? सर। पोटेंशियल एनर्जी कहाँ मैक्सिमम होगी, नोड पे मैक्सिमम है या एंटी नोड पे मैक्सिमम है? पोटेंशियल एनर्जी स्ट्रिंग में पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालते हैं? स्ट्रिंग में पोटेंशियल एनर्जी कैसे फाइंड करते हैं? बताओ। स्ट्रिंग में पोटेंशियल एनर्जी हम ऐसे निकालते हैं कि हम एक एलिमेंट लेते हैं, देखना ध्यान से, ठीक है, और हम ये देखते हैं कि ये जो एलिमेंट है ये अगर हम एंटी नोड पे लें और एलिमेंट अगर हम नोड पे लें तो किस केस में एलिमेंट की लेंथ ज्यादा है? बताओ, किस केस में एलिमेंट की लेंथ ज्यादा है? बताओ। किस केस में एलिमेंट की लेंथ ज्यादा है? क्या नोड्स के पास लेंथ ज्यादा है या नहीं है? नोड्स के पास लेंथ ज्यादा है ना, तो इस केस में हम लोग बोलेंगे कि जो पोटेंशियल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम एट नोड्स एंड मिनिमम एट एंटी नोड्स। लाइन क्लियर है या नहीं? बताओ। पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम एट नोड्स एंड मिनिमम एट एंटी नोड्स। अब अगर हम यही सेम सिचुएशन बनाएं, सपोज कि अगर पार्टिकल जो है वो मीन पोजीशन पे है, तो क्या कहोगे? अब देखो, अगर सारे पार्टिकल मीन पोजीशन पे हैं तो इसका मतलब ये सारे पार्टिकल नीचे की तरफ जा रहे हैं, ये सारे पार्टिकल नीचे की तरफ जा रहे हैं। तो किस पार्टिकल की स्पीड सबसे ज्यादा है और किसकी स्पीड सबसे कम है? बताओ। एंटी नोड वाले सबसे ज्यादा है। एंटी नोड वाले की स्पीड सबसे ज्यादा है इस वक्त, ठीक है ना। यानी इस केस में हम लोग बोल सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी स्ट्रिंग की 0 है और जो टोटल एनर्जी बनेगी वो टोटल एनर्जी टोटल काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगी। और टोटल काइनेटिक एनर्जी इज मैक्सिमम एट एंटी नोड्स, ठीक है ना। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है कहाँ पे? एंटी नोड्स पे। तो तुम देखो कि जब वो एक्सट्रीम पोजीशन पे थे तो एनर्जी नोड्स के पास कॉन्सेंट्रेटेड थी, और बाद में जब वो मीन पोजीशन पे आ रहे हैं तो वो एंटी नोड पे आ रही है। तो एनर्जी क्या एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ट्रांसफर तो हो ही रही होगी ना,
क्यों भाई? यस सर। एक लूप की Yes, sir. दूसरे लूप में नहीं जाएगी, एक लूप की एनर्जी दूसरे लूप में नहीं जाएगी, लेकिन विद इन दी सेम लूप देयर इज सम ट्रांसफर। ये ट्रांसफर विजुअलाइज हो रहा है ना कि नहीं हो रहा है? तो क्या है ना कि हमको निकालना पड़ सकता है कि कोई भी वेव है अगर और वो ऑसिलेट हो रही है अगर, तो स्टैंडिंग वेव के केस में उसका टोटल एनर्जी कितना है। तो टोटल एनर्जी निकालने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, मीन पोजीशन पे सबकी काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं, या फिर एक्सट्रीम पोजीशन पे सबकी पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हैं, क्योंकि टोटल एनर्जी तो कांस्टेंट है ना यहाँ पे। एक लूप की टोटल एनर्जी कांस्टेंट है, नोड और एंटी नोड के बीच में चेंज हो रही है। ठीक है, तो नीचे इसमें लिख सकते हैं कि टू कैलकुलेट टोटल एनर्जी of a string we can add kinetic energy of all the particles when they are crossing mean position, when they are crossing mean position। अब मैं एक काम ये करता हूं, मैं कोई फंडामेंटल मॉड की एनर्जी नहीं निकालता हूं, मैं एक जनरल मॉड लेके चलता हूं, ठीक है ना, ताकि सारे केसेस यूज हो जाएं। मतलब फॉर्मूला हमारे पास जो है वो जनरल फॉर्मूला है, यानी अब हम मान के चल रहे हैं कि ये जो एल लेंथ का स्ट्रिंग है, ध्यान से समझना, ये जो एल लेंथ का स्ट्रिंग है ये nth हार्मोनिक में वाइब्रेट हो रहा है। तो अब जरा मुझे बताओगे कि अगर ये nth हार्मोनिक में वाइब्रेट हो रहा है तो इसका जो एल है वो लैम्डा से क्या रिलेशन रखेगा? एल को क्या लिखेंगे? एन टाइम्स क्या लिखना चाहिए? क्योंकि यहां भी नोड होगा, यहां भी नोड होगा, nth हार्मोनिक है। अगर ये फर्स्ट हार्मोनिक होता तो एल की वैल्यू लैम्डा बाई 2 होती, सेकंड हार्मोनिक होता तो एल की वैल्यू 2 लैम्डा बाई 2 होती। इसी तरह से अगर nth हार्मोनिक है तो क्या एल की वैल्यू n टाइम्स लैम्डा बाई 2 बनेगी? तो यहां से हम लोग लैम्डा निकाल सकते हैं, लैम्डा की वैल्यू आएगी 2l अपॉन n। लैम्डा हमें इसलिए चाहिए क्योंकि हमें k निकालना पड़ेगा, k की वैल्यू बनेगी 2 पाई बाई लैम्डा। तो ये देखो 2 पाई बाई लैम्डा करेंगे तो क्या आएगा, क्या n पाई अपॉन l आएगा, देख लेना ध्यान से जरा, ठीक है। nth हार्मोनिक में वाइब्रेट होने का मतलब ये है कि ये जो स्ट्रिंग है इस तरह से वाइब्रेट हो रही है, हार्मोनिक हमको नहीं पता है, मतलब हायर नंबर है, nth हार्मोनिक है, तो ये n लूप्स इसमें बन रहे हैं, ठीक है। तो हम किसी एक लूप का टोटल एनर्जी निकाल के क्या उसको n से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल एनर्जी आ जाएगी। अब जरा ध्यान से देखना, एम्पलीट्यूड एज्यूम कर लेते हैं, एम्पलीट्यूड एज्यूम कर लेते हैं a, ठीक है। अब यहाँ पे x इक्वल टू 0 वाला पॉइंट नोड है, तो एम्पलीट्यूड एट जनरल x क्या लिखा जा सकता है, इक्वल टू a साइन के एक्स। बताओ, साइन के एक्स का टर्म हमने इसलिए लिया है क्योंकि x इक्वल टू 0 का एम्पलीट्यूड 0 है, क्यों भाई? a नॉट ले लेते हैं तो ये हो जाएगा a इक्वल टू a नॉट साइन के एक्स। बताओ, एम्पलीट्यूड हमें इसलिए चाहिए क्योंकि a ओमेगा उसकी मैक्सिमम वेलोसिटी बनती है। ओमेगा कैसे निकालेंगे, तो पहले फ्रीक्वेंसी निकालो, फ्रीक्वेंसी nth हार्मोनिक की क्या होगी, तो nth हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी होगी n अपॉन 2l अंडर रूट ऑफ t बाई म्यू। तो इसको लिखेंगे हम लोग ओमेगा अपॉन 2 पाई। देखो तो यहां से हमको ओमेगा की वैल्यू मिलेगी n पाई बाई l इंटू अंडर रूट ऑफ t बाई म्यू। k मिल गया, ओमेगा मिल गया, तो पार्टिकल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, पार्टिकल वेलोसिटी, तो पार्टिकल वेलोसिटी मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी, तो मैक्सिमम वेलोसिटी उसकी होगी a ओमेगा, तो ये बनेगा a नॉट इंटू ओमेगा साइन के एक्स। देखो ठीक है, a नॉट ओमेगा साइन के एक्स। और अगर हमें इसका काइनेटिक एनर्जी चाहिए तो एलिमेंट का काइनेटिक एनर्जी होगा हाफ dm इंटू वीपी स्क्वायर।
डीएम को हम लोग लिखेंगे म्यू इंटू डी एक्स, और वीपी स्क्वायर हो जाएगा ए नॉट स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर साइन स्क्वायर के एक्स, और इसको हम करेंगे इंटीग्रेट। ठीक है, तो कांस्टेंट सारे बाहर ले लो, तो हाफ म्यू ए नॉट स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाहर आ जाएगा, अंदर आएगा साइन स्क्वायर के एक्स डी एक्स, और x की लिमिट्स कहां से कहां डालेंगे, तो x की लिमिट 0 से लेके l तक डाल देंगे। अगर हम 0 से l बाई n लगते हैं तो एक लूप की एनर्जी आएगी, टोटल एनर्जी निकालनी है तो 0 से l इंटीग्रेट कर सकते हैं, बताइए। तो यहां से टोटल काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। तो इसको जरा अगर तुम सॉल्व करो, तो मुझे तो फॉर्मूला मालूम है, तो मैं लिख देता हूँ डायरेक्ट फॉर्मूला जो आएगा। तो ये जो काइनेटिक एनर्जी टोटल आएगी, ये आएगी 1/4 इंटू पाई स्क्वायर एन स्क्वायर ए नॉट स्क्वायर टी एंड डिवाइडेड बाई एल। देखो म्यू कैंसिल हो जाएगा, टी में आंसर है ये, देख लो। तो ये फॉर्मूला अगर डेरिवेशन नहीं याद रह सकता है तो फॉर्मूला तो कम से कम याद रखना ही है। कैसे डिराइव किया उसमें कोई डाउट है तो पूछिए। देखो फॉर्मूला याद रहे ना रहे कोई बात नहीं, सॉरी प्रूफ याद रहे ना रहे, बट फॉर्मूला जरूर तुम्हें ध्यान रखना है, क्योंकि इस फॉर्मूले पे डायरेक्ट प्रॉब्लम्स आए हुए हैं। तो अब डिराइव तो नहीं कर सकते एग्जाम में, ऑब्वियसली टाइम नहीं इतना है, बट फॉर्मूला अगर याद है तो तुरंत आंसर निकाल पाएंगे हम लोग। देखो इसमें क्वेश्चन एक करके देखते हैं, जो आया हुआ क्वेश्चन है। ये देखिए क्वेश्चन, इसमें हम लोग देखो एक वेव दी हुई है ये, और एक वेव दी हुई है ये, दोनों को तुम ध्यान से देखोगे अगर एल लेंथ के स्ट्रिंग पे ही है दोनों की दोनों, क्या ऐसे डायरेक्ट दिख रहा है कि दूसरी वाली जो वेव है उसका फ्रीक्वेंसी डबल है, यानी वो जो दूसरी वाली इक्वेशन लिखी है ना वो सेकंड हार्मोनिक होगा और वो फर्स्ट हार्मोनिक होगा जो पहले दिया हुआ है। पहले वाला जो दिया है वो फर्स्ट हार्मोनिक बनेगा, और दूसरे वाले का सेकंड फ्रीक्वेंसी है, मतलब डबल फ्रीक्वेंसी है, तो वो सेकंड हार्मोनिक होगा। तो अगर हम ऊपर वाला फॉर्मूला ही यूज करें तो फिर एक तुरंत ही आ जाएगा भाई, E इज इक्वल टू है पाई स्क्वायर एन स्क्वायर ए नॉट स्क्वायर टी अपॉन एल। तो हम लोग बोल सकते हैं कि फर्स्ट वेव के लिए ये 1 स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा, और सेकेंड वेव के लिए ये 2 स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा। तो यहाँ से अगर तुम डिवाइड करोगे तो यहाँ से तुमको आ जाएगा E2 इज इक्वल टू 4 टाइम्स E1 आ जाएगा। बताओ। क्लियर है, बोलिए। और एक क्वेश्चन देखो इसमें, ये क्वेश्चन बताओ आंसर क्या है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही है। देखो इस केस में क्या है कि दोनों पल्सेस एक दूसरे की तरफ कितने स्पीड से आ रही हैं, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो 2 सेकंड के बाद पूछा है, तो 2 सेकंड के बाद दोनों का डिस्टेंस ट्रेवल्ड 8 सेंटीमीटर होगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये एग्जैक्टली एक दूसरे के ऊपर होंगी। बोलिए, अब अगर एग्जैक्टली एक दूसरे के ऊपर होंगी तो इनका जो
रिजल्टेंट हमको दिखाई देगा वो सिंपली स्ट्रेट नजर आएगा। मतलब ये सिचुएशन होगी t इक्वल टू 2 सेकेंड पे, ये सिचुएशन है t इक्वल टू 0 पे। मतलब उसमें बिल्कुल भी कहने का मतलब कर्वेचर नहीं आएगा, क्योंकि जितनी स्पीड से ये जा रही थी उतनी स्पीड से ये जा रही थी, एग्जैक्टली 2 सेकेंड पे एक दूसरे के ऊपर है। तो अगर बिल्कुल सीधा स्ट्रिंग है तो इस केस में बोल सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी 0 है। तो एनर्जी गई कहाँ, एनर्जी थी तो जो भी एनर्जी है वो किस फॉर्म में है, प्योरली काइनेटिक के फॉर्म में। कर लिया था सभी ने, बताइए बोलिए, कोई डाउट है तो। एक और अच्छा क्वेश्चन है, देखो देखो करो ट्राई। देखो इस केस में क्या करेंगे कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ मीडियम इन अ साउंड वेव इज गिवन बाई, तो ये एक तरह से इंसिडेंट वेव का इक्वेशन हो गया, y इज इक्वल टू a cos ax plus bt. Now the wave is reflected by an obstacle situated at x equal to 0 and intensity of reflected is 0.64 times the incident wave. तो यहाँ पे एक बात दी हुई है कि IR जो है वो 0.64 टाइम्स आई है, तो हम लोग बोल सकते हैं जो AR होगा वो 0.8 टाइम्स AI हो जाएगा, क्योंकि जो इंटेंसिटी का फॉर्मूला है वो है हाफ रो वी ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, और रिफ्लेक्टेड और इंसिडेंट में अगर हम कंपेयर करेंगे तो डेंसिटी वी ओमेगा तो वैसे ही चेंज नहीं होता है, ये कांस्टेंट ही है, तो आई प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर हो जाएगा। तो रिफ्लेक्टेड का इक्वेशन क्या लिख सकते हैं, रिफ्लेक्टेड का इक्वेशन लिख सकते हैं हम लोग, क्यों भाई, रिफ्लेक्टेड का इक्वेशन क्या बनेगा, क्या माइनस ऑफ 0.8 ए कॉस ऑफ ए एक्स माइनस बी टी लिख दें, ये बताओ बोलो। सर वो शुरू वाला माइनस केस के लिए। अब वो ऑब्स्टेकल है मतलब कि फिक्स्ड पॉइंट हुआ वो एक तरह से, तो हमने पाई का फेस चेंज मार दिया है, बताओ। हालांकि इसके बारे में क्वेश्चन में कुछ है नहीं ना, वेव इज रिफ्लेक्टेड बाय एन ऑब्स्टेकल। ए पार्ट तो हो गया, इक्वेशन ऑफ रिफ्लेक्टेड वेव आ गया। अब कह रहा है अब जो इंसिडेंट हो रही है और जो रिफ्लेक्टेड है वो दोनों कंबाइन होंगी, ध्यान से देखो तो वो दोनों कंबाइन होके हमको रिजल्टेंट ऑसिलेशन देंगी। तो y रिजल्टेंट की वैल्यू हो जाएगी वाई आई प्लस वाई आर। तो इसको ऐसे लिख लो, a cos ax प्लस बी टी एंड माइनस 0.8 a cos ax माइनस बी टी। अब इसमें क्या है कि इसमें अगर एम्पलीट्यूड दोनों का सेम होता ना तो वो परफेक्ट स्टैंडिंग वेव बनती, लेकिन एम्पलीट्यूड सेम नहीं है जिसकी वजह से परफेक्ट स्टैंडिंग वेव नहीं होगी। क्या होगा कि कुछ पार्ट स्टैंडिंग होगा और कुछ पार्ट प्रोग्रेसिव भी होगा। तो इसको हम ऐसे कर लेते हैं, इसको लिख देते हैं 0.8 ए, कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा कॉस ऑफ कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला लगाओ जरा, बताओ मुझे क्या मिलेगा। और इसमें प्लस 0.2 ए कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी टी अलग कर देते हैं, बताओ। तो पहले वाले में कॉस सी प्लस कॉस डी क्या आएगा, क्या फॉर्मूला होता है कॉस सी प्लस कॉस डी, तो सॉरी कॉस सी माइनस कॉस डी, -2 sin c plus d by 2 sin c minus d by। तो कितना बनेगा ये 1.6 ए इंटू साइन ऑफ सी प्लस डी बाई 2 यस सर। एंड सी माइनस डी बाई 2, सर अगर c माइनस d by 2 ले रहे हैं तो एक माइनस बाहर आएगा। या फिर डी माइनस सी करेंगे तो माइनस एक बाहर आएगा ही आएगा। तो साइन ए एक्स और साइन बी टी ये बन रहा है, एंड प्लस 0.2 ए कॉस ऑफ ए एक्स
प्लस बी टी हो गया। देखो तो ये वाला जो फंक्शन है ध्यान से देखो, तो क्या ये स्टैंडिंग वेव हो गया तो भाई, और ये जो है ये प्रोग्रेसिव वेव हो गया। और क्या निकालना है इसमें, फाइंड द मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू ऑफ पार्टिकल स्पीड इन द मीडियम। सी पार्ट के लिए क्या करेंगे, डिफरेंशिएट। डिफरेंशिएट कर देंगे, ठीक है ना। मैक्सिमम मिनिमम स्पीड के लिए डिफरेंशिएट कर दो, देखो निकालो। ऐसे भी बोल ही सकते हैं डायरेक्ट कि कभी ना कभी ये फंक्शन जो है 1.6 और 0.2 ऐड होगा ना कभी ना कभी। तो मैक्सिमम पार्टिकल स्पीड जो है वो 1.6 प्लस 0.2 इंटू ए इंटू ओमेगा बनेगा, ओमेगा की जगह बी है, और मिनिमम स्पीड जो है वो 0 बनेगा। हम्म, बताइए। सर सर वो हाँ आपने प्रोग्रेसिव वाला अलग कर दिया, वो कैसे सर आपको पता चला कि 0.28 लगाएगा? एक जो सेम एम्पलीट्यूड वाला पार्ट है ना वो स्टैंडिंग वेव बनाता है, इसलिए तो ए में से 0.8 ए अलग कर दिया, 0.2 ए अलग कर दिया। सर अगर डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो वी मैक्स जो है 0.8 ए भी आ रहा है, हाँ यहाँ से तो 1.8 ए भी आ जाएगा। वो ऐसा नहीं होगा, कभी ना कभी वो मैच होगा ही होगा, क्योंकि वो दोनों टर्म पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकते हैं ना, वो दोनों टर्म पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकते हैं। ऐसे देखो कि डिस्प्लेसमेंट का सुपरपोजिशन है तो वेलोसिटी का भी सुपरपोजिशन होगा, यस और नो बताओ पहले। इस हाँ यस वेव में सर। जो पार्टिकल है इसकी मैक्सिमम स्पीड क्या होगी अगर केवल स्टैंडिंग वेव हो, तो इसकी मैक्सिमम स्पीड 1.6 ए ओमेगा बनेगी। यस सर। अब ऐसे सोचो कि जब इस पार्टिकल से ये वाली वेव गुजर रही होगी तो ये वाली स्पीड और होगी उसके पास, हाँ यस सर। ठीक है ना। पोजीशन ऑफ एंटी नोड एंड नोड निकाल पाएंगे, नोड्स कहाँ बनेंगे, तो नोड्स के लिए हम लोग बोलेंगे कि साइन ए एक्स वाला जो टर्म है वो जीरो हो जाए, तो यहाँ से ए एक्स की वैल्यू क्या आएगी, ए एक्स की वैल्यू आएगी एन पाई, तो यहाँ से एक्स हो जाएगा एन पाई अपॉन ए। बताओ। हम्म, और एंटी नोड्स के लिए, एंटी नोड्स के लिए हम लोग बोलेंगे कि साइन ए एक्स की वैल्यू प्लस माइनस वन हो जाए, तो यहाँ से ए एक्स की वैल्यू 2n प्लस वन टाइम्स पाई बाई टू, तो यहाँ से x की वैल्यू 2n प्लस वन टाइम्स पाई अपॉन 2a हो जाएगी। देखो ठीक है, क्लियर है, बताओ क्वेश्चन पूरा। ठीक है, फिर स्टैंडिंग वेव में इतना ही है।